वेलकम टू द LMS। मेरा नाम है आशीष बंसल और आज हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स के अंदर क्लास 11th की। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए काइनेमेटिक्स और उसके अंदर भी हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन होगा बॉडी का। ठीक है, गाइस आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो ये काइना है इसका मतलब होता है मोशन। इस काइन का मतलब होता है मोशन, और जो ये मैटिक्स है इसका मतलब होता है मैथ्स। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैथ्स ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, द मैथ्स ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, द मैथ्स ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, और द मैथ्स विच इज एप्लीकेबल ऑन द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, और द मैथ्स विच इज एप्लीकेबल ऑन द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या हमारी फिजिक्स के अंदर जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, या हम मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं। ठीक है, वैसे इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं हमारे: मोशन इन वन डायमेंशन, 1D, 2D, 3D। ठीक है, 1D मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो या तो x में चलेगा, या y में चलेगा, या सिर्फ z में चलेगा। सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, 2D मोशन के अंदर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की या प्रोजेक्टाइल मोशन की, और 3D मोशन जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं हर डायरेक्शन के अंदर, तो उन गैसियस पार्टिकल्स की मोशन को हम 3D मोशन कह सकते हैं। गैसियस पार्टिकल्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आज सिर्फ आपको लिखना ही होगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए, मैं आपको बोलता जाऊंगा, डिक्टेट करता जाऊंगा और आप उस चीज़ को लिखिएगा। तो हेडिंग डाल लिया आपने सबसे पहले, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए the branch of physics which deals with the study of motion of material objects, the branch of physics which deals with the study of motion of material objects। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो कि किसी भी बॉडी के मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी की बात करें। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम बात करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। और जो मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस। मैकेनिक्स कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ब्रांचेस, एंड द फर्स्ट इज स्टैटिक्स। जो फर्स्ट है उसका नाम है स्टैटिक्स। फर्स्ट है उसका नाम है स्टैटिक्स। तो इसके अंदर लिखिएगा, it is a branch of mechanics which deals with the study of material object which are at rest. It is the branch of mechanics which deals with the study of material object which are at rest. ठीक है, और फिर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, an object can be at rest even when a number of forces in equilibrium are acting on it. ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में तब भी हो सकता है जब उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हो। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है जिसका मास है m, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है F। ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है F। ठीक है, और इसके जो ये
जो मास है ये अर्थ के ऊपर इसका जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो है mg, और जो सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन n, जो कि ऊपर इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना तो नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है इवन व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एप्लीकेबल ऑन इट। तो हम इसको कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, या फिर सीधा कह सकते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि व्हेन द नंबर ऑफ एफ नेट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। सीधा मतलब ये है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो उसके आगे लिखिएगा Thus, statics is the branch of mechanics which deals with the study of motion of objects under the effect of forces in equilibrium. Thus, the statics is the branch of mechanics which deals with the study of motion of objects under the effect of forces in equilibrium. ठीक है। Here time factor does not play any role. इसके अंदर जो टाइम फैक्टर होता है वो कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग डालिएगा काइनेमेटिक्स। सेकंड हेडिंग डालिएगा काइनेमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of material objects without taking into the account. It is the branch of mechanics which deals with the study of motion of material objects without taking into the account the factors, और ब्रैकेट में लिखिएगा that is nature of forces, nature of bodies, nature of forces, nature of नेचर ऑफ बॉडीज, नेचर ऑफ फोर्सेस या नेचर ऑफ बॉडीज विच कॉजेज, और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और उसके आगे लिखिए विच कॉजेज मोशन। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स, दैट इज नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ बॉडीज एक्सेट्रा विच कॉजेज मोशन, ठीक है। अब हेयर टाइम फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एक नेक्स्ट लाइन में पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, हेयर टाइम फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे जो टाइम फैक्टर होता है उसका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा, द टर्म काइनेमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स काइनेमा मीनिंग मोशन। द टर्म काइनेमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेमा, इसका मतलब होता है मोशन, ठीक है। डायनामिक्स, अब थर्ड लिखिएगा डायनामिक्स। थर्ड लिखिएगा डायनामिक्स। It is a branch of mechanics which deals with the study of motion of objects taking in accounts the factors which causes the motion, taking in accounts the factors which causes the motion। मतलब ये मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऐसे मोशन की स्टडी करते हैं जिनके अंदर हम उनके वो किस कारण से हो रहे हैं मोशन, हम उनको भी अकाउंट में लेते हैं। अब आपको पता होगा फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ जो फोर्स होता है वो एक बेसिक कॉज होता है मोशन का, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के एनएलएम के अंदर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर, ठीक है। अब हेयर टाइम फैक्टर प्लेज एन इसेंशियल रोल। यहाँ पे जो टाइम होता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द टर्म डायनामिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड डायनामिस। द वर्ड dynamics is derived from the Greek word dynamis।
डायनामिक्स, जिसका मतलब होता है पावर, जिसका मतलब होता है पावर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिंस द फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन देयरफॉर द डायनामिक्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो डायनामिक्स होती है वो बेस्ड होती है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। ठीक है, आप हेडिंग डालिए, मैं तब तक देख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलो। अब हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले रेस्ट। ठीक है, रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम तभी रेस्ट पे कह सकते हैं जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम और अपने आसपास की सराउंडिंग्स के। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और आपने आधे घंटे बाद देखा कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे आसपास की सराउंडिंग्स भी वही है, तो मैं, आप ये कह सकते हो कि मैं रेस्ट पे हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मैं स्कूल के अंदर खड़ा हूँ, ठीक है, और आपने देखा आधे घंटे बाद कि मैं स्कूल के अंदर खड़ा हूँ लेकिन किसी और रूम के अंदर हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं रेस्ट पर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो सराउंडिंग है वो चेंज हो गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखिएगा, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक जो बुक है वो एक टेबल के ऊपर रखी रहती है। अ पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट। एक जो, मान लो कि ये कोई टेबल है, इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, ये थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है, मान लो कि ये कोई बुक रखी हुई है, तो ये एक रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मोशन। क्या? मोशन। An object is said to be in motion if it's change its position with respect to time and surroundings. With respect to time and its surroundings. With respect to time and its surrounding. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time and its surroundings. इसका क्या मतलब है? मान लो कि मैं अभी इस समय पे यहाँ पे खड़ा हूँ, आपने आधे घंटे बाद देखा मैं अंबेडकर चौक पे हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरी सराउंडिंग्स भी चेंज हो गई और टाइम के साथ मेरी पोजीशन भी चेंज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि मैं मोशन में हूँ। ठीक है, अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर। ठीक है, ये जैसे ये कोई बर्ड है, ये एयर के अंदर फ्लाई कर रही है, तो ये एक मोशन का एग्जांपल है। एक जो ट्रेन होती है वो ये आगे चलती जा रही है, ये एग्जाम्पल होता है किसका? मोशन का। ठीक है, एक जो ट्रेन चलती है, अ ट्रेन मूविंग ऑन द रेल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। ठीक है, लेकिन एक चीज़ को नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, कि रेस्ट और जो मोशन होते हैं वो दोनों के दोनों रिलेटिव होते हैं, मतलब वो किसी ना किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में देखे जाते हैं, जबकि जो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो कि अब मैं यहाँ पे रेस्ट पे खड़ा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ से, आप स्क्रीन से देख रहे हो कि मैं यहाँ से रेस्ट पे खड़ा हूँ, लेकिन जो अर्थ के बाहर कोई आदमी है वो देखेगा मेरे को, तो उसको लगेगा कि मैं अर्थ के साथ रोटेट कर रहा हूँ, रिवॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है और सन के अबाउट भी रोटेशन करती है, तो उसके हिसाब से मैं मोशन में हूँ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। मान लो कि अब हाईवे पे दो गाड़ियाँ जा रही है, हाईवे पे दो गाड़ियाँ जा रही है, तो आप मान लो कि एक गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो आपके हिसाब से जो ड्राइवर है वो तो क्या रेस्ट पर है, क्योंकि आप उसके गाड़ी के अंदर ही बैठे हो, लेकिन जो दूसरी गाड़ी में जो इंसान बैठा होगा उसके हिसाब से वो ड्राइवर जो है वो मोशन में है। ठीक है, ऐसा लगता है ना कि मान लो जब आप किसी ट्रेन में जाते हो तो यहाँ पे देखते हो खिड़की से बाहर कि
पेड़ जा रहा है, पेड़ आपको ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे जो पेड़ है वो पीछे जा रहा है, वो पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक रिलेटिव मोशन है। जबकि जो बाहर आदमी खड़ा है उसको दिखेगा कि पेड़ तो रेस्ट पर है, बस। ठीक है, तो लिखिएगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अनदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। ठीक है, सॉरी। अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रेक्टिलिनियर मोशन। क्या? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिएगा, इसको रेक्टिलिनियर मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। क्या? ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर लिखिएगा रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए बॉडी इज पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या दिखाया कि ये जो चौक है, मान लो ये पॉइंट मास बॉडी है, ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है, तो इसके मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर बस सिंपल सा एक यही डिफरेंस है कि इसके अंदर जो बॉडी होती है वो पॉइंट मास बॉडी नहीं होती। मान लीजिए ये डस्टर है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग such that all its constituent particles move simultaneously along the parallel straight line and shift through equal distances in a given interval of time. Sorry, इसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन ऑफ ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास। सबसे पहले पॉइंट मास बॉडी नहीं होनी चाहिए, सच दैट कि उसके जो ऑल सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उसी लाइन के पैरेलल मूव करें और वो सारे के सारे पार्टिकल्स, जितना ये बॉडी चली है उतना ही इसके जो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उतना ही डिस्टेंस कवर करे उतने ही टाइम इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक डस्टर चल रहा है यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ओरिजिन पे है, तो मैंने इसको खिसका आगे 5 मीटर आगे ले आया। मान लीजिए ये 5 मीटर आ गया, तो इसका जो हर एक पार्टिकल जो होना चाहिए वो 5 मीटर आगे आ जाना चाहिए उसी लाइन के पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, अ बॉडी इज स्लिपिंग, अ बॉडी इज स्लिपिंग अलोंग द इंक्लाइंड हैज ए ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहा इसने कि मान लो कि ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। इस पे मान लीजिए कि कोई बॉडी रखी हुई है मास m की, वो नीचे ऐसे स्लिप कर रही है, फिसल रही है, तो इसको हम एक ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट डाल के लिखिएगा, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब सेकंड हेडिंग डालिएगा, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। ठीक है, सर्कुलर और
रोटेटरी मोशन। अब लिखिएगा अ सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और ए पॉइंट मास इज मूविंग अलोंग ए सर्कल। सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और ए पॉइंट मास इज मूविंग अलोंग ए सर्कल। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट मास है, तो अब ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये एक सर्कल के अलोंग मूव कर रही है। ये देखो, ये जैसे कोई पॉइंट मास है, वो ऐसे मूव कर रही है, वो इस सर्कल के अलोंग मूव कर रही है। इस सर्कल के, ये जो पॉइंट मास है, ये चौक है, ये इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, तो इसको हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। ठीक है। अब आप जैसे आपने वो देखा होगा कि आपने धागे से किसी पत्थर को बांध दिया और उसको ऐसे घुमाते हो आप, तो वो एक सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि जो पत्थर है वो एक सर्कल के अलोंग ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं रोटेटरी मोशन की। अ रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी, जो कि पॉइंट मास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अ रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी is moving such that all its constituent particles moves simultaneously along the concentric circles. A rotatory motion is that motion in which a body which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along concentric circles whose center lies along a line called the axis of rotation, whose center lies along the line which is called the axis of rotation, and shift through equal distances or equal angle in a given time interval। समझे? सर्कुलर एक रोटेटरी मोशन ऐसा मोशन होता है किसी भी बॉडी का जो कि पॉइंट मास नहीं होती, जिसके अंदर जो उसके सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के अलोंग मूव करते हैं। कंसेंट्रिक मतलब जिनका जो सेंटर होता है वो कोइंसाइड करता है, जिनका जो सेंटर होता है वो एक ही होता है। ये जो सर्कल्स होते हैं इनका सेंटर एक ही है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। जिनका जो सेंटर होता है लाइज ऑन ए लाइन, और जो लाइन होती है उसको कहते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो इक्वल एंगल से शिफ्ट होना चाहिए। सर्कुलर, और अब एक नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन कैन बी 2D और 3D एंड कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन हो सकते हैं वो 2D या 3D मोशन हो सकते हैं, और वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखिएगा, इफ सर्कुलर और रोटेटरी मोशन इज यूनिफॉर्म देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन ऑल्सो। इफ सर्कुलर और रोटेटरी मोशन इज यूनिफॉर्म देन इट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन ऑल्सो। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, एग्जाम्पल है ये, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, तो आपको पता है वो 365 डेज के अंदर उसका एक रिवोल्यूशन उसका कंप्लीट हो जाता है, तो उसको वो भी एक पीरियोडिक मोशन हो गया, एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है। अब थर्ड हेडिंग डालिएगा, ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन हेडिंग डालिए, मैं तब तक देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया। 23 मिनट्स की वीडियो होगी। चलो बस है कि ये करवा के वीडियो क्लोज करते हैं। तो लिखिएगा, ओसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। ओसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक जो बॉडी होती है वो एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करती है। टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे। ठीक है। और बैक एंड फोर्थ, या आगे पीछे ऐसे, या तो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए पेंडुलम, आपने एक घड़ी का पेंडुलम देखा होगा कि वो ऐसे 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 मूव करता है। ठीक है। ठीक है। अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। ओसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली
रिपीटेडली, ये बहुत बेसिक कंडीशन है, रिपीटेडली रिपीटेडली, ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, मैंने कहा था ना किसी भी मीन पोजीशन के, फिक्स्ड पॉइंट के, फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड अ मीन पोजीशन इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, द मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, जो दीवार घड़ी होती है उसके अंदर जो एक पेंडुलम लगा होता है, वो उसका जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एक, इफ इन द ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, अगर ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेस होना, ये मान लो कि पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन के अबाउट बहुत ही छोटे एंगल से अगर ये डिस्प्लेस हुआ, तब उस कंडीशन में then the motion of the body is said to be vibratory motion, then the motion of the body is said to be vibratory motion. If in the oscillatory motion the amplitude of the oscillation is very small, then the motion of the body is said to be vibratory motion, motion of the body is said to be vibratory motion, ठीक है। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही हम कवर करते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, और फिर आगे मोशन इन 1D 2D एंड 3D, ठीक है गाइज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके अंदर आपको बहुत मज़ा आएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।